बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार ने अपना इस्तीफा सभापति को सौंप दिया है। उन्होंने मंत्री दीपक प्रकाश के लिए एमएलसी सीट छोड़ दी है। वहीं इस्तीफे के बाद उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में भी बताया, आपको बता दें दीपक प्रकाश ना तो विधायक हैं, ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं, फिर भी वे सम्राट चौधरी सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। ऐसे में उनके मंत्री पद को लेकर दी गई चुनौती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि आखिर किस हैसियत से दीपक प्रकाश बिहार में मंत्री बने हुए हैं। इस बीच बीजेपी एमएलसी ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर संकट टल गया है। हमारे साथ देवेश कुमार हैं, जो अभी इस्तीफा देकर के विधान परिषद से निकले। सर, आपने इस्तीफा दे दिया है? मैंने इस्तीफा दे दिया। सभापति को आपने इस्तीफा दिया, और सभापति को इस्तीफा देने का सर क्या कारण? बड़ा लोगों में लगता है कि मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या दीपक प्रकाश के लिए दिया? मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, नो कमेंट्स। तो देखिए, ये देवेश कुमार हैं, उन्होंने कहा है कि इससे ज्यादा नहीं कह सकते, नो कमेंट्स, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ पे इस्तीफा जो है उन्होंने सौंप दिया है सभापति को, और माना जा रहा है कि ये अब जो दीपक प्रकाश हैं, जिनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, पंचायती राज मंत्री, जिस पर कई सवाल जो है वो खड़े हुए हैं, अब इनके इस्तीफे के बाद वो मंत्री पद जो है उनको बताया जा रहा है कि एक बार फिर से कायम हो सकता है। तो यहाँ पे विधान परिषद में पहुंचकर देवेश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंपा। साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो थे, और बीजेपी के कई जो नेता थे वो साथ में शामिल थे, और एक साथ मिलकर सबों के साथ देवेश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और पटना से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हैं सीएम आवास। देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद हलचल तेज हो गई। सम्राट चौधरी से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई है। सम्राट चौधरी से मिलकर दीपक प्रकाश के नामांकन पर बातचीत भी की गई, और जल्द ही आपको बता दें दीपक प्रकाश नामांकन कर सकते हैं। देवेश कुमार के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई है। अब इसी सीट पर नामांकन कर सकते हैं दीपक प्रकाश। मुख्यमंत्री आवास पर हलचल तेज हो गई है, और यहाँ पे देवेश कुमार के विधान परिषद में इस्तीफा सौंपे जाने के बाद मुख्यमंत्री आवास जो है उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हैं। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा जो है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, और सम्राट चौधरी से उनकी बातचीत हो रही है। माना जा रहा है कि यहाँ पे सम्राट चौधरी से बातचीत में यहाँ पे दीपक प्रकाश के नामांकन को लेकर के तिथि तय हो जाएगी कि आखिर दीपक प्रकाश जो है वो कब नामांकन करने वाले हैं। इतना तय है कि जिस तरीके से देवेश कुमार ने इस्तीफा सौंपा, और इस्तीफा सौंपने के बाद पूरी जो रणनीति जो है वो तैयार हो चुकी है, और यहाँ पे दीपक प्रकाश, पंचायती राज मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के जो पुत्र हैं, वो लगातार सवाल खड़ा हो रहा था कि वहाँ पे वो आखिर उनके जो मंत्रिमंडल है, मंत्री कब तक रहेंगे, उस पर कई विवाद भी हुए। लेकिन अब ये लगभग तय हो गया है कि एक बार फिर से वो एमएलसी बनेंगे, और इसे लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जो है वो सम्राट चौधरी के साथ बातचीत कर रहे हैं। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और इस बीच आपको बड़ी खबर भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ी हुई बताते हैं। एनकाउंटर के 45वें दिन बड़ी कार्रवाई की गई। भरत तिवारी पर गोली चलाने वाले एसटीएफ जवान अक्षय को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि आरा के बेलौटी गांव में 17 जून को एनकाउंटर हुआ था, जिसमें भरत तिवारी को गोली लगी थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने जिस तरह से एनकाउंटर किया था उसको लेकर बहुत सवाल उठे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया था, और न्यायिक जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई थी, जिसका नेतृत्व पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा कर रहे हैं। अभी 24 जुलाई को ही भरत तिवारी का पूरा परिवार पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिला था, और इंसाफ को लेकर सीएम पर भरोसा जताया था। तो भरत तिवारी एनकाउंटर में आरोपी एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद भरत के परिवार ने इंसाफ मिलने की उम्मीद जताई है। भरत तिवारी के भाई और मां ने कहा कि गिरफ्तार अक्षय कुमार ने ही 17 जून को पहली गोली मारी थी, जिसके बाद दूसरे कई पुलिसकर्मियों ने गोली चलाई थी, और 5 गोली लगने से भरत तिवारी की मौत हुई थी। अब भरत का परिवार सभी आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहा है। साथ ही भरत के परिवार ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद ही कार्रवाई हुई, और अब उन्हें इस मामले में इंसाफ की और ज्यादा उम्मीद जगी है। पहला गोली उहे मरले बा,
अक्षय कुमार आ ओकरा बाद डीएसपी दूसरका गोली मरले बड़न। ओकरा बाद ई मलकार मरले बड़न गोली, तीसरा गोली और 5 गो उनका गोली मारा रहे। हम ये कहना चाहते नहीं खुशी भइल ओकरा गिरफ्तारी हो गई तो आ सब लोग के सजाई मौत हो जाई तो और खुशी होगी हमरा। हम सबके फांसी चाहता नहीं। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद गिरफ्तारी पर हाँ मुख्यमंत्री से मिलनी तबे हमरा इंसाफ मिला। हाँ मुख्यमंत्री पर हमरा विश्वास आगे हम चाहता नहीं जेकर में हाथ बा जे मरले ओकरा फांसी होके चाहिए, उन लोग के छुटकारा ना होके के चाहिए। हमरा ये मांग बा बस। जी हमें तो सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मतलब सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है और हम यही चाहेंगे कि आगे भी जो भी लोग भी इसमें शामिल हो सबकी गिरफ्तारी हो और जहाँ तक हमारे फैमिली के द्वारा मांग है कि फांसी की सज़ा दी जाए उनको। हम यही चाहते हैं कि बस जो भी है इसमें सबकी फांसी हो। मतलब अब उम्मीद जगी है। हाँ बिल्कुल उम्मीद जगी है। हाँ बिल्कुल उम्मीद जगी है। उठ रहे थे कि मुख्यमंत्री से मिलने से कुछ नहीं होगा, न्याय नहीं मिलेगा, क्या लगता है? नहीं अभी तक तो मतलब हमें भी लग रहा था कि नहीं होगा। पूरी तरह से भरोसा हो जाएगा तब जब सबकी फांसी हो जाएगी। यहाँ के एसडीएम जगदीशपुर के और यहाँ के एसएचओ ये भी गोली चलाए हैं। एसएचओ जो शाहपुर के थाने के हैं ये दूसरी गोली मारी है इन्होंने, तो इनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। हाँ जो पहला गोली मारा था भारत भूषण को गिरफ्तार हो गया है। हाँ। क्या नाम है? अक्षय कुमार। हाँ। क्या कहिएगा इस पे? उम्मीद जगी है कि? हाँ थोड़ा बहुत जगी है। हाँ। अरेस्टिंग के बाद हाँ। जितना दोषी लोग है सबका अरेस्टिंग होगा। हाँ। पहली गिरफ्तारी अरेस्टिंग हुई। हाँ पहला गिरफ्तारी अक्षय कुमार, इसी ने पहले गोली मारी थी मेरे देवर को। गिरफ्तारी की मांग आप लोग हाँ हम लोग यही मांग है सबका जो दोषी है सबको गिरफ्तार करके सबको फांसी की सजा दी जाए। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के रहने वाले युवक भरत तिवारी की पुलिस इनकाउंटर में मौत मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां की गोली चलाने वाले एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी कहां से हुई है इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन भरत तिवारी के परिवार लगातार यह मांग कर रहा था कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको फांसी दी जाए, जिसके बाद पुलिस के द्वारा का यह कार्रवाई की गई है। और आरोपी जो जवान है अक्षय कुमार जिसने कि भरत तिवारी पर पुलिस इनकाउंटर में पहली गोली चलाई थी उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको कहीं गुप्त जगह रख करके उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि भरत तिवारी के परिजनों ने बताया कि अभी उनका परिवार इस गिरफ्तारी से खुश नहीं है, क्योंकि जो भी इस मामले में दोषी पुलिसकर्मी है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी की सजा देने की लगातार जो परिवार है भरत तिवारी का वो मांग कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में जहां एक तरफ जगदीशपुर के एसडीएम संजीत कुमार को मुख्य सचिवालय में अटैच कर दिया गया है, वहीं तत्कालीन जो एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा हैं उनको भी पुलिस मुख्यालय में क्लोज कर दिया गया है। इसके अलावा शाहपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। वहीं इस मामले में सरकार के द्वारा न्यायिक जांच कमेटी गठित की गई थी, उसमें भी यह कार्रवाई चल रही है। लेकिन एसटीएफ के जवान की गिरफ्तारी इस बड़ी अहम कामयाबी मानी जा रही है इस भरत तिवारी प्रकरण मामले को लेकर के, क्योंकि उससे हम सुराग मिल सकते हैं। और जिस तरह से लगातार भरत को पुलिस इनकाउंटर में 5 गोलियां मारी गई थी, उसके बाद उसकी मौत हो गई थी और उसको लेकर के लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था और अभी भी लगातार भरत तिवारी के परिजनों को और भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग चल रही है। वहीं एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी के बाद एक इस मामले में नया अहम मोड़ सामने आया है और अब देखने वाली बात यह होगी कि अब पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई क्या करती है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। और इस बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बताते हैं, जहां जेपीएससी जेएसएससी में धांधली मामले को लेकर बीजेपी सांसदों ने मौन प्रदर्शन किया है। संसद के बाहर सांसदों ने धरना देते हुए परीक्षा में धांधली पर विरोध जताया और गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी सांसदों ने सरकार से मांग की कि केवल अध्यक्ष को हटाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी गड़बड़ी की व्यापक जांच कराई जाए। छात्र पिछले 5 दिनों से धरने बैठे हुए, भारी बारिश के बीच में उनकी एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि सीबीआई जांच कराओ और राहुल गांधी अविलंब रांची जाएं और मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं, अगर युवाओं के साथ इतना आपके पास है, जाओ युवाओं के साथ और मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठो, उनसे इस्तीफा मांगो। चेयरमैन को तो हटा दिया आपने, लेकिन जो 3 मेंबर हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, जिनके ऊपर की सबसे बड़ा आरोप है, उसकी लीपापोती हो रही है और हम सीबीआई मांग कर रहे हैं और उन सबों को बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं।
बिहार में पैदा हो रहे सुपर फूड और मिथिला की पहचान मखान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा रहा है। विदेशों में मखान की जबरदस्त मांग बढ़ती जा रही है। दरभंगा से 7 मीट्रिक टन मखान समुद्री रास्ते से कनाडा भेजा गया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और केंद्रीय मंत्रालय की इस पहल से बिचौलिए खत्म होंगे। इससे मिथिला के किसानों को 50% से अधिक लाभ और फसलों का बेहतर दाम मिलेगा। कुल 7 मीट्रिक टन मखान को 2 विशेष कंटेनर में पैक करके भेजा गया है। यह खेप गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से होते हुए समुद्री रास्ते से कनाडा पहुंचेगी। दरभंगा औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने इस पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरभंगा से 7 मीट्रिक टन मखान कनाडा भेजे जाने को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया। सीएम ने लिखा है कि बिहार की समृद्धि अब वैश्विक बाजारों तक अपनी पहचान बना रही है। कनाडा को बिहार के 7 मीट्रिक टन मखान का निर्यात राज्य के किसानों की मेहनत, हमारी कृषि क्षमता और स्थानीय उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग का प्रमाण है। ये उपलब्धि बिहार को कृषि निर्यात के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने के साथ लोकल से ग्लोबल की दिशा में एक और मजबूत कदम है। हमारा संकल्प है कि बिहार का स्थानीय उत्पाद वैश्विक बाजार में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए और हमारे किसानों की समृद्धि का माध्यम बने। इधर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी बिहार से बड़े पैमाने पर मखान को कनाडा भेजे जाने पर खुशी जताई है। पीयूष गोयल ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि बिहार के किसानों के लिए एक और बड़ी उपलब्धि। एपेडा के प्रयासों से दरभंगा बिहार से पहली बार समुद्री मार्ग के माध्यम से 7 मीट्रिक टन फ्लेवर्ड मखान का निर्यात कनाडा के लिए किया गया है। वैश्विक बाजार तक पहुंचने के इस प्रयास से जुड़े किसानों को 50% से अधिक बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही बिहार के प्रीमियम मखान की पहचान अब दुनिया भर के उपभोक्ताओं में हो रही है। और अब खबर अररिया से, जहां जोकीहाट प्रखंड के घोड़मरा गांव में परमान नदी का कटाव लगातार तेज होता जा रहा है। नदी के भीषण कटाव की जद में ग्रामीणों के मकान और खेती की जमीन आ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने सैंड बैग तो लगवाए हैं, लेकिन इससे कटाव पर कोई रोक नहीं लगी। अब तक एक घर कटाव की चपेट में आ चुका है, जबकि कई मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों में भी डर का माहौल है। प्रखंड के घोरमारा गांव में है और तस्वीर परमान नदी की है। तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि परमान नदी का पानी जो है तेजी से घटा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कटान जो है वो काफ़ी तेज हो गया है। और हम दूसरी तरफ दिखाना चाहें कि नदी के बिल्कुल सटे हुए जो है एक घर है और वो भी जो है कभी भी कट सकता है। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है ये घोरमारा गांव में। ये नदी जो है कि घर का तरफ भागते हुए चले जाता है। 2, 5, 6 घर तो मतलब गिर गया है। अभी यहाँ प्रस्ताव ये नदी के किनारे में भी बाकी है और किसी तरह से हम लोगों को जमीन भी कहीं नहीं है कि हम लोग कहीं चले जाएंगे। बस यहाँ घर जो हम लोगों को जो पक्की बनी हुई है, मतलब ये जाने वाला है वो घर का बगल। और हम लोगों को बहुत परेशान है यहाँ, किसी तरह से नदी को व्यवस्था कर दीजिए। हम रोकने का मोहम्मद अजीब। 1-2 साल से ये नदी का जो इधर से रुख मुड़ा है, ये नदी तो बना है, ये इस सैलाब में इतना कटा है कि जहाँ पे हम लोग जाते थे गाड़ी वाली लेके, ट्रैक्टर लेके, जहाँ से जाने का रास्ता था वो बिल्कुल इस सैलाब में पूरे कट गया नदी में। तो तस्वीर में आपने साफ तौर पर देखा कि जोकीहाट प्रखंड का यह गांव है और यहाँ पर परमान नदी की वजह से जो है लगातार कटान जारी है। कई घर जो है नदी में विलीन हो गए हैं और कई मकान ऐसे बचे हुए हैं। लोगों में भय है, आशंका है कि उनका यह घर भी जो है कहीं नदी में विलीन न हो जाए। सतीश कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18, जोकीहाट, अररिया। और अब लॉ एंड ऑर्डर की खबरों पर नजर डालते हैं। धनबाद से बड़ी खबर है। 9 करोड़ 38 लाख रुपए के पॉलिटेक्निक उप डाकघर घोटाले में एक बार फिर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम लोयाबाद कनकनी निवासी और मामले के आरोपी डाककर्मी पंकज चौहान के घर पहुंची, लेकिन वो वहां नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक टीम उसे गिरफ्तार करने के इरादे से पहुंची थी। जांच में पंकज चौहान के बैंक खाते में 2 करोड़
89,12,600 रुपए ट्रांसफर होने का खुलासा हुआ था। इस मामले में पहले सीबीआई जांच कर चुकी है और 6 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि उप डाकपाल सुमित कुमार सौरभ को इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया है। बड़ी खबर रांची से है, जहां जेपीएससी पेपर गड़बड़ी मामले में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष से सीआईडी पूछताछ कर रही है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से सीआईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। झारखंड में लगातार चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच ये पूछताछ अहम मानी जा रही है। इधर इससे पहले सीआईडी ने इस पूरे मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और तमाम दस्तावेज और कागजात खंगाल रही है। और अब देश दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली दंगा केस में ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा, अंकित शर्मा मर्डर केस में ताहिर को उम्र कैद की सजा मिली है। आईबी अफसर अंकित शर्मा के मर्डर के मामले में सजा दी गई। दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। दंगा और हत्या के मामले में ताहिर को सजा मिली है। ताहिर समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2020 के दिल्ली दंगा मामले का दोषी है ताहिर हुसैन, जिसे सजा हुई है। जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत, प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी कोई भी कानूनी कार्रवाई। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस होंगे। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। हिस्ट्री शीटर्स पर दर्ज केस वापस नहीं होंगे। गिरफ्तार लोगों की रिहाई की समीक्षा होगी। तो दिल्ली सरकार ने आज बड़ा फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को बड़ी राहत देते हुए फैसला किया कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस मामले को यहीं समाप्त माना जाएगा और आगे भी कोई नई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि ये राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, यानी जो हिस्ट्री शीटर्स हैं। ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई होगी। सरकार ने यह भी कहा है कि यदि प्रदर्शन के दौरान किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया, उन्हें भी रिहा कर दिया जाएगा। डोडा जिले के भलेसा इलाके में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उफनते नाले और तेज बहाव ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई संपर्क मार्ग पानी और मलबे की चपेट में हैं, जिससे लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह पानी का तेज बहाव अपने साथ मलबा और पत्थर बहाकर ला रहा है। स्थानीय लोग सतर्क हैं, जबकि प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार जारी है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 1605 तीर्थ यात्रियों का 24वां जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। सभी श्रद्धालु 54 गाड़ियों के काफिले में बालटाल यात्रा मार्ग के लिए निकले हैं। अधिकारियों के मुताबिक यात्रा की निगरानी और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए। रास्ते की मरम्मत के चलते पहलगाम मार्ग लगातार 14वें दिन बंद है। फिलहाल श्रद्धालुओं को बालटाल मार्ग से ही आगे भेजा जा रहा है। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां बारिश के कारण पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से केदारनाथ पैदल रूट सोनप्रयाग से गौरी कुंड के बीच 4 जगहों पर बंद हो गया। मुनकटिया क्षेत्र में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने यात्रा को रोका है और फिलहाल सभी यात्रियों को सुरक्षित जगह पर रोका गया है। सोनप्रयाग में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा है और सोनप्रयाग से आगे किसी भी श्रद्धालु को नहीं जाने दिया जा रहा। फिलहाल पैदल रूट से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन रूट खुलने में लंबा समय भी लग सकता है। बेहतर जीवन शैली की तलाश में दूसरे देश में घुसने की कोशिश का सबसे खौफनाक वीडियो दुनिया को हिलाकर रख चुका है। अफ्रीकी देश मोरक्को से स्पेन में जबरन घुसने की कोशिश ने दुनिया को संकट में डाल दिया है। सीमा पर सड़क के दौरान 18 अफ्रीकी प्रवासियों की मौत हो गई। घटना तब हुई जब गुरुवार सुबह 3000 प्रवासी एक साथ स्पेन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। सीमा पर पुलिस की घेराबंदी और सुरक्षा बाड़ के बीच संकरे रास्तों के कारण लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। भीड़ में दबने, दम घुटने और समुद्र में डूबने के कारण यह हादसा हुआ है। और अब बात खेल की करते हैं। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की मेडल टैली 17 तक पहुंच गई है। भारत ने कल 2 पदक और जीते हैं। भारत की सबसे बड़ी उम्मीद बॉक्सिंग में बाकी है, जिसमें 10 पदक पक्के हैं।
टोक्यो ओलंपिक्स गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा पर भी देश की निगाहें लगी हुई हैं। और अब बात कारोबार की। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आज यानी 31 जुलाई है। गुरुवार तक 5 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स अपना आईटीआर फाइल कर चुके हैं। अगर कोई आईटीआर फाइल करने में चूक जाते हैं तो 31 दिसंबर तक जुर्माना भरकर बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि जुर्माने से बचने के लिए आज अंतिम मौका है। तो आज अंतिम मौका है उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए जिनको अपना आईटीआर आज कंप्लीट करना है। अगर इसमें लेट होते हैं तो 31 दिसंबर तक जुर्माना भरकर बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।